कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान से जिस पर सियासत गर्मा गई है। आज मध्य प्रदेश के महू में एक रैली में खड़गे ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर होती है। खड़गे ने यह भी कहा कि बच्चे भूखे मर रहे हैं लेकिन ये लोग डुबकी लगा रहे हैं। खड़गे ने यह भी कहा कि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है और लोग कंपटीशन हजारों रुपए खर्च करके गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। खड़गे का बयान ये उस दिन आया है जब आज गृह मंत्री अमित शाह कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद इस पर पलटवार भी हुआ है, जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी किसी को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं थी। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा बयान हमने आपको सुनाया। खड़गे के बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि खड़गे का बयान करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार है। संबित पात्रा ने कहा कि सनातन गर्व महाकुंभ पर्व के प्रति कांग्रेस पार्टी की घृणा का भाव सामने आ गया है। बीजेपी ने खड़गे के बयान पर राहुल गांधी से भी माफी की मांग की। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या? क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। हजारों करोड़ों लोग हज करने जाते हैं, हम सम्मान के साथ उनको विदा करते हैं, सम्मान के साथ उनको घर लिवा के लाते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि आस्था का विषय है। और यहां जब हजारों करोड़ों लोग मां गंगा की संगम की शरण में जा रहे हैं, और ये आज का विषय नहीं है, करोड़ों वर्षों से जा रहे हैं, इस प्रकार के वचन, सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल, ये शर्मनाक है। आज राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को इस प्रकार की बयानबाजी के लिए पूरे हिंदुस्तान से और सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा याचना करनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। अमित शाह के साथ कई साधु संतों ने भी स्नान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। वीआईपी घाट पर अमित शाह के साथ बड़ी संख्या में साधु संत भी पहुंचे। साधु संतों ने अमित शाह को अमृत स्नान कराया। करीब 10 मिनट तक संगम स्नान किया। शाह को संतों ने मंत्रोच्चार के बीच आचमन कराया। इसके बाद शाह ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और मां गंगा की पूजा अर्चना की। संगम में स्नान के बाद संतों ने शाह के माथे पर चंदन लगाया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान जय शाह के बेटे को भी संतों ने शुभाशीष दिया।
अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे। उनके बेटे जय शाह के साथ पूरा परिवार महाकुंभ में स्नान और पूजा अनुष्ठान के लिए पहुंचा। स्नान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार समेत संगम तट पर पूजा अर्चना और आरती की। संगम स्नान और पूजा के बाद अमित शाह अक्षय वट पहुंचे। शाह ने अक्षय वट में पूजा अर्चना की। अमित शाह ने संगम में पूरे परिवार के साथ बोट पर सवार होकर महाकुंभ की अलौकिक छटा भी देखी और पक्षियों को दाने खिलाए। हालांकि विपक्षी नेता अब इसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आज अमित शाह की आस्था की डुबकी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उन्हें मथुरा और पानीपत, सोनीपत में बह रही यमुना में डुबकी लगानी चाहिए, तब उन्हें गंदगी का अंदाजा होगा। देखिए, मुझे लगता है कि उनको जाकर डुबकी लगानी चाहिए यमुना जी की जो मथुरा में बह रही है, या फिर पानीपत, सोनीपत, जहाँ पर एक भी एसटीपी नहीं है और इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट सीधा पानी में फेंका जाता है, यमुना जी में फेंका जाता है। उस पे कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी 60 करोड़ का फाइन लगाया उत्तर प्रदेश की सरकार पे और कहा कि यमुना जी को उन्होंने जहन्नुम बना दिया है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ ने लोकल इकोनॉमी को बूस्ट देने के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्लोबल इमेज को पुख्ता किया है। साथ ही मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे विजन को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाई है। देखिए ये रिपोर्ट। महाकुंभ के दौरान भारतीय कंपनियों ने करीब 30,000 करोड़ मार्केटिंग पर खर्च किए हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भव्य प्रदर्शनी लगी है। 6,000 वर्ग मीटर में लगी इस प्रदर्शनी में बहुत से GI प्रमाणित प्रोडक्ट्स शोकेस किए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश की भव्य सांस्कृतिक और भौगोलिक विरासत को दर्शाते हैं। इसमें काशी की मशहूर ठंडाई, लाल पेड़ा, बनारसी साड़ी, गोरखपुर का टेराकोटा, मिर्जापुर के पीतल उत्पाद, प्रतापगढ़ के आंवला प्रोडक्ट, सिद्धार्थनगर का काला नमक, कुशीनगर के केले से बने प्रोडक्ट्स, मुजफ्फरनगर के गुड़ की मांग घरेलू मार्केट के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ गई है। MSME विभाग महाकुंभ से 35 करोड़ के कारोबार की संभावना जता चुका है। GI ODOP प्रोडक्ट्स का मतलब है कि उनकी बिक्री से शिल्पकारों को सीधे फायदा पहुंचता है। महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नागालैंड, लेह जैसे राज्यों को भी अपने प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी के लिए अवसर दिया है। और महाकुंभ में हर दिन लाखों लोग पहुंच रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी त्रिवेणी में डुबकी लगाई। उनके साथ उनके बेटे अर्जुन भी थे। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने हर आम और खास पहुंच रहा है। कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जब पहुंचे तो उनके साथ उनके बेटे अर्जुन यादव भी मौजूद थे। अर्जुन भी त्रिवेणी के संगम में महाकुंभ की छटा को देखकर काफी खुश नजर आए। ठीक लग रहा है। पापा के साथ कुंभ का कैसा मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा तो लग ही रहा है। इस दौरान अखिलेश यादव कई जगह गए जहां उनके साथ अर्जुन भी मौजूद रहे। बातचीत के दौरान अर्जुन के चेहरे पर यहां आने की खुशी झलक रही थी। ठीक लग रहा है। पापा के साथ कुंभ का कैसा मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा तो लग ही रहा है। प्रयागराज में हर दिन लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पूरे भारत से आ रहे श्रद्धालु साधु संतों का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में पिछले 2 दिनों में 1 करोड़ 25 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर यहाँ करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने की उम्मीद है। प्रयागराज के महाकुंभ में धर्म संसद हुई। देवकीनंदन ठाकुर की ओर से आयोजित धर्म संसद में बड़ी संख्या में संत पहुंचे और इस दौरान देवकीनंदन भावुक भी हो गए। महाकुंभ में धर्म संसद की अपार भीड़ है, जहां सनातन श्रद्धालुओं के साथ बड़ी संख्या में संत समाज भी जमा हुआ। धर्म संसद की एक ही मांग है कि सनातन बोर्ड का गठन हो, मंदिरों को सरकारी तंत्र से मुक्त किया जाए। धर्म संसद को कई संतों ने संबोधित किया। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इस मौके पर वक्फ बोर्ड के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े किए। जो हमें अपने यहाँ पर शरण दे दे। पूरे विश्व में एक ही भारत है जहाँ हिंदू जा सकते हैं, और उस भारत को भी धीरे धीरे कब जाने का षड्यंत्र वक्फ बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। धर्म संसद में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का उदाहरण देकर सनातन को बचाने की भी अपील की गई। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, भगवान की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं,
घर जलाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के पैरों में रस्सी बांधकर सड़क पे खींचा जा रहा है, उसके बाद भी यह दृश्य हम देखते रहे और ये आशा करें कि हम चुप रहेंगे, मौन रहेंगे? अगर हम मौन रहे तो हम मानव नहीं है, हम जिंदे नहीं हैं, हम मर चुके हैं और मरे हुए लोग किसी का भला नहीं कर सकते। और उधर वक्फ बिल में बदलाव को लेकर जेपीसी ने कुछ अहम सुझाव दिए। आज हुई बैठक में एनडीए सदस्यों के 14 सुझावों को माना गया। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उनके हर प्रस्ताव को नकार दिया गया। वक्फ बोर्ड पर गठित जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर आखिरी चर्चा हुई। आरोप है कि सुझाव लेते समय विपक्ष की नहीं सुनी। जेपीसी ने कई संशोधनों को मंजूरी दी है और कई में बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें कहा गया है कि संपत्ति वक्फ है या नहीं इसका निर्धारण जिला अधिकारी नहीं करेंगे। कलेक्टर की जगह राज्य सरकार से नामित अधिकारी फैसला लेगा। वक्फ बोर्ड में 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। पंजीकृत वक्फ बोर्ड पर नया कानून लागू नहीं होगा। जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके भविष्य का फैसला वक्फ कानून करेगा। संपत्ति दान करने वाला प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि सबकी सहमति से ये प्रस्ताव दिया गया है। उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं, तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे और आज इसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद ने कहा कि 90% वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा कि विपक्ष ने गैर जरूरी विरोध किया। कांग्रेस नेता नासिर हुसैन ने भी आरोप लगाया कि विपक्ष की राय नहीं मानी गई। क्लॉज पे चर्चा हुई, जिनको अपोज करना था उन्होंने किया, जिनको सपोर्ट करना था किया। दिक्कत और दुख की बात यह है, जिन क्लॉज को मूव करना इस बिल के सुधार के लिए बहुत ही आवश्यक था, उन पर भी विरोध किया गया। जब यह टेबल होगा तो आप खुद आश्चर्य कर जाएंगे कि विरोधी दलों ने किस तरह के अमेंडमेंट्स का विरोध किया। हम लोगों ने अमेंडमेंट्स मूव किए थे, उन अमेंडमेंट्स के ऊपर बिना डिस्कशन, बिना मूव करने दिए, टाइम दिए गए, बिना एक्सप्लेनेशन के, एक वो गिलिजेंट की तरह जो है सीधा सीधा अमेंडमेंट को उन्होंने वोटिंग को पुटअप किया और उन्होंने डिफीट किया। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होने के बाद क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन होना चाहिए। क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं हुआ है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबवर्ट किया गया है और सारे प्रोसीजर्स इसमें जो इन्वॉल्व थे उसको बाईपास किया गया है। और चेयरमैन अंडर द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट, वो जिस तरह से बिल आया उसमें माइनर चेंजेस करके उसको ही आगे करने का काम कर रहे हैं। और अब आज की अहम खबर, उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम कानून से जुड़ा एक पोर्टल भी आज लॉन्च करते नजर आए। यूसीसी लागू किए जाने के मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल लॉन्च किया। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी लागू होते ही आज से बहुत कुछ बदल जाएगा। यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में हलाला जैसी प्रथा बंद हो जाएगी। बहु विवाह पर रोक होगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर की हिस्सेदारी होगी। लड़कियों की शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों। तलाक का कानून भी एक समान होगा। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। हालांकि दूसरे धर्म। और इस बीच सीएम धामी कानून को लॉन्च करते समय भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि यह कानून उत्तराखंड के लोगों के बीच धर्म, लिंग, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव को खत्म करेगा। सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूं कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में, इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। उधर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि संविधान में सबको अधिकार मिले हैं, इसका ख्याल रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि धामी को उत्तराखंड की बेरोजगारी की चिंता नहीं। लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। सब एक समान हैं, लेकिन उसमें हमारे संविधान में सबके लिए अलग अलग उनके
जो उनके अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने की भी बात की गई है। तो इसको ये सरकार, जैसा आपने देखा कि बार बार करने की कोशिश करती है, लोगों को बांटने की कोशिश करती है, ये उसका हिस्सा है। समाजवादी पार्टी समझती है कि उत्तराखंड का नौजवान वो बेरोजगार है, वो रोजगार के लिए उत्तराखंड के बाहर रोजगार ढूंढ रहा है। अगर उसको पढ़ाई लिखाई करनी है तो उत्तराखंड के बाहर जाके पढ़ाई लिखाई कर रहा है। इन सब विषयों पे चर्चा ना हो, इसलिए उत्तराखंड की सरकार उन कानून को बनाने का काम कर रही है जिससे जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हट जाए। समाजवादी पार्टी समझती है कि जो यूसीसी वो लागू कर रहे हैं बेहतर है, वो लागू कर रहे हैं, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, लेकिन जो मुद्दे हैं जनता के जुड़े हुए उन पे भी काम करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के महू में अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि दलित और पिछड़ों और आदिवासियों को गुलाम बनाया जा रहा है। रोजगार कौन देता है? अदानी अंबानी नहीं देते। रोजगार करोड़ों छोटे बिजनेस वाले देते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले देते हैं। उन सबको इन लोगों ने तक खत्म कर दिया है। यह देश की सच्चाई है। आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, आईआईएम के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आईआईटी के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आपको कहां से मिलेगा? बात समझिए। आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। और मैं हैरान हो जाता हूं, आप देखते जा रहे हो, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, जिंदगी खत्म हो रही है, आप देखते जा रहे हो। और राहुल गांधी ने एमपी के महू की रैली में मीडिया पर भी निशाना साधा। राहुल ने कहा कि मीडिया के जो लोग कैमरा लेकर घूम रहे हैं वो आपके नहीं, अडानी अंबानी के मीडिया से ताल्लुक रखते हैं। ये मीडिया कैमरा लिए घूम रहा है, ये आपका मीडिया थोड़ी है, ये अडानी अंबानी का मीडिया है। आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाएं, आत्महत्या कर लें, किसान मर जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अडानी अंबानी की शादी दिखाएंगे। ये उनके हैं, उनकी नौकरी करते हैं 24 घंटा। हिंदुस्तान के किसान की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करेंगे, अडानी अंबानी की शादी की बात करेंगे। और आपके हर एक के घर में घुसे हुए है, सब बेरोजगार है हिंदुस्तान में, और कोई रास्ता नहीं। भैया टीवी देखो 24 घंटा, तो देखना ही पड़ेगा, जो ये कहेंगे देखना ही पड़ेगा। और अब खबर दिल्ली चुनाव से। आम आदमी पार्टी ने अपना आज मैनिफेस्टो जारी किया। अरविंद केजरीवाल ने 15 गारंटी का ऐलान किया है। देखिए क्या है वो गारंटी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को 15 गारंटी दी हैं, जिसमें पहली गारंटी हर शख्स को रोजगार, दूसरी हर महिला को 2100 रुपए महीने, तीसरी 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को फ्री इलाज, चौथी पानी के गलत बिल माफ होंगे, पांचवी हर घर में 24 घंटे पानी होगा, छठी यमुना की सफाई करेंगे, सातवीं बेहतर सड़कें बनाएंगे, आठवीं गारंटी दलित बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देंगे, नवीं छात्रों को फ्री बस, मेट्रो किराए में 50% की राहत मिलेगी, 10वीं पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपए मिलेंगे, 11वीं किराएदारों को भी फ्री बिजली और पानी मिलेगा, 12वीं पुरानी सीवर लाइनों को बदला जाएगा, 13वीं नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे, 14वीं ऑटो वालों की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए और ऑटो वालों को 10 लाख का दुर्घटना बीमा और 5 लाख का हेल्थ बीमा मिलेगा, 15वीं गारंटी RWO को निजी गार्ड्स के लिए पैसा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पुराने सीवर लाइन को भी युद्ध स्तर पर दुरुस्त करने का वादा किया। आम आदमी पार्टी ने इस मौके पर बीजेपी पर झूठे वादे लगाने का आरोप लगाया और कहा
कि बीजेपी की गारंटी फर्जी है। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2020 में उनकी पार्टी ने साफ पानी, यमुना की सफाई और दिल्ली की सड़कों को बेहतर बनाने का वादा किया था, लेकिन वो ये वादे पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने इसकी वजह भी बताई। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला। उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल का खेल खेला हमारे साथ। कभी सतिंदर जैन जेल में, कभी मनीष सिसोदिया जेल में, कभी संजय सिंह जेल में। मेरी सारी टीम बिखर गई।